जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। नोट इशू करने के असूल। सर सबसे पहले हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं जी। एक पहला जो प्रिंसिपल है इज़ करेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मिस्टर लॉर्ड ओवरस्टोन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही इज़ अ पार्लियामेंटेरियन, ये एक पार्लियामेंटेरियन था और इसका कहना ये था कि नोट इशू करने के लिए 100% रिज़र्व रखा जाए गोल्ड का, ओनली गोल्ड या सिल्वर। 100% रिज़र्व का मतलब है कि अगर आपने एक 100 का नोट इशू किया है तो उसके बैक पर 100 का ही गोल्ड रिज़र्व रखना पड़ेगा। आपने 50 का नोट इशू किया तो 50 का ही गोल्ड जो है वो आपको रिज़र्व रखना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल है हमारा बैंकिंग प्रिंसिपल। बैंकिंग प्रिंसिपल मिस्टर ट्रुके ने दिया था और ही इज़ अ बैंकर, ये एक बैंकर थे और इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने कहा था कि आपको 100% रिज़र्व रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी के मुताबिक रिज़र्व रेशो तय कर सकते हैं, कोई भी रिज़र्व रेशो तय कर सकते हैं। वो 30, 40, 50% कुछ भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोट इशू करने के लिए गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन एक्सचेंज, आप इन तमाम चीज़ों का रिज़र्व रख सकते हैं। अच्छा सर, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जब हम करेंसी प्रिंसिपल पर चलें तो इसका मतलब है कि 100 का नोट है तो 100 का ही गोल्ड है। हम बैंकिंग प्रिंसिपल की बात करें तो मैं एग्जाम्पलरी कह देता हूँ 35%। इसका मतलब है कि अगर 100 का नोट इशू किया तो 35 का रिज़र्व रखा गया, 35 रुपये का रिज़र्व रखा गया। तो सर इन दोनों प्रिंसिपल में कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। तो सर करेंसी प्रिंसिपल, इसका फ़ायदा ये था कि ये ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा सिक्योर सिस्टम था, क्योंकि इसमें आपने जितना पैसा इशू किया है उतना रिज़र्व भी रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स जितना स्ट्रॉन्ग रिज़र्व आप उसके बैक पर रखेंगे वो उतना ज़्यादा सेफ़ और उतनी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और फिर यहाँ पर ज़्यादा नोट इशू होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो कहते हैं नो डेंजर ऑफ ओवर इशुएंस। तो ओवर इशुएंस, ज़्यादा इशू होने के चांसेस नहीं हैं। जितना आपने नोट इशू किया उतना रिज़र्व रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो आप अपने रिज़र्व से ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। और इससे एक फ़ायदा और भी मिलता है कि यहाँ पर नो चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन जो है ना, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन भी मैं इसको कह सकता हूँ। तो इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल रहता है और फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी इस पर ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सर इसका नुकसान ये है कि ये बड़ा इनइलास्टिक सिस्टम है। अगर इकोनॉमी में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो तय ये किया कि जितना गोल्ड उतना नोट इशू। तो अगर गोल्ड ज़्यादा नहीं होगा तो फिर ज़्यादा नोट भी नहीं इशू हो पाएंगे। तो फिर सेकंड सर इसका एक नुकसान ये है कि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल गोल्ड पर। सोना होगा तो पैसा छपेगा, अगर गोल्ड नहीं तो पैसा भी नहीं छपेगा। और लॉक ऑफ द गोल्ड, और गोल्ड को लॉक लग जाता है सर। आप पैसा इशू करते हैं, वो जो आपने रिज़र्व रखा है वो लॉक हो जाता है। ये इसका नुकसान भी था। अच्छा, आप बैंकिंग प्रिंसिपल की तरफ चलें तो इसमें क्योंकि हमने परसेंटेज अपने रिज़र्व अपने मुताबिक अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली रखी है, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं जी। इसका पहला, जिस तरह इसमें नुकसान था इलास्टिक, तो सर इसका फ़ायदा है कि ये बड़ा इलास्टिक सिस्टम है। आप पैसा अपनी इकोनॉमी की नीड के मुताबिक ज़्यादा भी छाप सकते हैं, कम भी छाप सकते हैं। और फिर आज के दौर में हमारी गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ये हो गई है। अब जितनी पब्लिक और जितनी ज़्यादा ये पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की डिमांड है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकें। ये पॉसिबल ही नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, पैसे की डिमांड ज़्यादा है, पैसा की ज़रूरत ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा पैसा छापना है तो सर गोल्ड तो थोड़ा है, तो फिर आपको मजबूरन इसी प्रिंसिपल पर आना पड़ता है। तो आज की गवर्नमेंट की ज़रूरत भी यही है और ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान है कि सर इसमें
चांसेस हैं ज़्यादा इशू हो जाएंगे, नोट ज़्यादा इशू होंगे तो सर इन्फ्लेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इकोनॉमी आपकी क्राइसिस में चले जाएगी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसका एक नुकसान है। और द लास्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कर रहे होते हैं तो उसका जो डिफरेंस आपके पास आता है, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आप आउट ऑफ द कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पेमेंट्स भी करते हैं, आप दूसरी कंट्री से पैसे रिसीव भी करते हैं, तो वो जो आपकी पेमेंट्स और रिसीव्स हैं तो सर इनका डिफरेंस बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल में चले जाता है, नुकसान में चले जाता है, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है। तो इस वजह से हमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आजकल के दौर में सर डॉलर बहुत जो है ना वो डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया है और हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन है। तो आप देखिए, आप लेट्स आप ये एक मालकर परचेज़ करेंगे तो सर फॉर एग्जांपल आप ये मालकर जो है ना $1 का मिलता है और अब $1 152 रुपीज़ का। तो इसका मतलब है कि हमें ये मालकर 152 का मिलता है। हम तो इंपोर्ट करते हैं $1 का, लेकिन वो $1 हमें 152 देने पड़ जाते हैं। हम 152 रुपीज़ देंगे तो फिर $1 बनेगा और ये मालकर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवर हो जाता है, नुकसान में चला जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट